नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हम डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 2 में पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे थे। फर्स्ट एड के बारे में, प्राथमिक सुरक्षा के बारे में हम पढ़ रहे थे। और जैसे कि इस वीडियो के पहले जो हमने एक वीडियो का निर्माण किया था, उसका ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में जाना था कि कैसे जो है कुछ ऐसे रोग हैं जो हमारे सामने यदि घटित हो जाए तो कैसे हम उससे बच सकते हैं। इसके बारे में हमने विस्तार जाना था, बात किया था। उसी का ये दूसरा भाग है, दूसरा वीडियो है। जैसे कि आपको थंबनेल से ज्ञात हो गया होगा। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से नोट्स का भी निर्माण करते चले। चलिए बिना देर किए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जहाँ तक आपने नोट्स बना लिया था, उसके बाद आप इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को याद होगा, हमने पिछले वीडियो में जाना था आपके पानी में डूबने से जो है, यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है या फिर उसकी जो है श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2-3 तरीका आपको बताया था। जैसे कि माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन के द्वारा, यानी कि मुंह से मुंह में कृत्रिम श्वास के द्वारा जो है आप उसको बचा सकते हैं। और ये बहुत चीज़ है, आप वीडियो देखेंगे तो आप स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम जहाँ पर टॉपिक इन किए थे उसके बाद हम शुरू करते हैं। उसके बाद आप लिखना है, आपको स्टार्ट का लिखेंगे ब्लीडिंग। ब्लीडिंग आप सब समझते हैं, तो ब्लीडिंग मतलब होता है रक्त स्त्राव, यानी खून का बहना। यदि किसी को कहीं कट जाता है, कुछ हो जाता है तो खून बहने लगता है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। चलिए हेडिंग आप ले लीजिए। आप ब्लीडिंग लिख लिए होंगे, हिंदी में लिखिएगा रक्त स्त्राव। चलिए इसमें आप लिखेंगे कि शरीर की सभी क्रियाएं जो है मुख्यतः रक्त संचरण पर आश्रित होती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन पर क्या होती है, शरीर की समस्त क्रियाएं आश्रित होती है। यदि किसी दुर्घटना में व्यक्ति के शरीर में से रक्त निकलना शुरू हो जाए तो शारीरिक क्रियाएं पहले तो मंद पड़ जाती हैं, और फिर और अधिक रक्तस्राव यदि हो जाता है तो क्या होता है, दुर्घटनाग्रस्त रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में वो क्या करना है, सबसे पहले जो है रक्त स्राव को जल्दी से जल्दी रोकने का आपको प्रयास करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, यदि हम बोल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो कैसे हो पा रहा है कि शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन लगातार चलते रहता है, और यदि कहीं किसी दुर्घटना में या कहीं कट जाने के बाद से खून क्या होता है, निकलने लगता है। तो जैसे जैसे आपके शरीर से खून निकलते जाएगा, आपकी जितनी भी शारीरिक क्रिया है वो क्या होती, धीरे धीरे मन बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसी दुर्घटना में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्या करेंगे, खून को रोकने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते होंगे, रक्त स्राव जो है, यानी कि ब्लीडिंग जो है, आपको कोशिकाओं, धमनियों या फिर सिराओं से होता है। ठीक है, कोशिका वाले रक्त स्राव में जो है रक्त कैसा होता है, चमकदार लाल होता है। जब कोशिका में जो रक्त होते हैं उसका कैसा कलर होता है, चमकदार लाल होता है। ठीक है, और घाव से जो है रिस कर गिरता रहता है, थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि रक्त स्राव को रोकने के लिए, यानी कि जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गॉज रखकर कसकर पट्टी बांध देना चाहिए। आप सभी सोच रहे हैं गॉज क्या होता है, आप लिखेंगे GAUZ, गॉज। शायद बहुत प्रशिक्षु से वाकिफ होंगे, GAUZ, गॉज। गॉज क्या होता है, गॉज जो है आप कह सकते हैं कि विशेष तरह की पट्टी होती है जिसको रख करके क्या किया जाता है, बंडेज कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। आप साधारण भाषा में जो कटन का आप लोग प्रयोग करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उसी तरह का एक गॉज होता है। ठीक है ना, तो गॉज समझिए कि कटन या रुई की जैसा ही होता है, जिसको रख करके बांधा जाता है। तो ये कोई विशेष कोई शब्द नहीं है, आपको मार्केट में ऐसे आप नेट पर सर्च करेंगे तो गॉज के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। चलिए हम आगे जानते हैं कि धमनी से होने वाले रक्त स्राव में भी जो है क्या होता है, रक्त आपका चमकदार लाल होता है और एक धार के रूप में शरीर से बाहर निकलता है।
रक्त स्राव को रोकने के लिए जो है खून से निकलने वाले स्थान को अंगूठे से जोर से आपको दबाना पड़ता है, यानी कि जहाँ से रक्त निकल रहा है उसको क्या करेंगे, जोर से दाब कर रखेंगे। यदि जोर से दाब कर रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ से रक्त निकलना धीरे धीरे बंद हो जाता है। इस स्थान पर भी आप क्या कर सकते हैं, गौज को रख कर, जैसे मैं बताया यहाँ पर गौज रख सकते हैं। अभी गौज अवेलेबल नहीं है तो कोई भी साफ सूती कपड़ा रख करके वहाँ पर कस करके पट्टी बांध सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको दबाव बनाना है ताकि खून जो है शरीर से नहीं निकल पाए। ठीक है, चलिए, यदि रक्तस्राव जो है और अधिक हो और दबाने से भी न रुक रहा हो तो धमनी के ऊपरी भाग पर दाब बिंदु को दबाइए। अधिक खराब स्थिति में जो है आप डॉक्टर की सहायता ले सकते हैं। यानी आप सब प्रयत्न कर लिए, कितनों प्रयत्न के बाद यदि खून नहीं रुक रहा है तो आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके उसको तो पहले अच्छे से बांध लेना है, फिर तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी है। क्योंकि हम पिछले वीडियो में ही आपसे चर्चा कर रहे थे कि आपको बस क्या बनना है, आपको एक प्राथमिक चिकित्सक बन रहे हैं, आप प्राथमिक सहायता के बारे में जान रहे हैं, आपको विशेष डॉक्टर नहीं बन रहे हैं। लेकिन आपको इतना जरूर कर लेना है कि डॉक्टर के पास जाने से पूर्व जितनी हो सके उतना हम रोगी को क्या कर सके, सहायता दे सके। कि कई बार ऐसा होता है कि प्राथमिक सुरक्षा न देने का अभाव में भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जो है प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि आप शिक्षक हैं तो आप सभी को भी प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी ऐसी कोई दुर्घटना घटी आपके विद्यालय में या आपके कैंपस परिसर में या कहीं भी राह चलते हुए कहीं भी आप क्या कर सके, किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सके। चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद ब्लीडिंग के बाद आप लिखेंगे इनटेक ऑफ पॉइजन सब्सटेंस। आप हेडिंग देंगे इनटेक ऑफ पॉइजन सब्सटेंस, यानी कि जहरीली वस्तु का खान पान। यानी कि कई बार क्या होता है कि आदमी गलती से या बहुत जानबूझकर भी जहरीली वस्तुओं का सेवन कर लेते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। आपसे हेडिंग दे दिए होंगे इनटेक ऑफ पॉइजन सब्सटेंस, यानी कि जहरीली वस्तु का खान पान। चलिए इसमें आप लिखेंगे कि घर में अनेक वस्तुएं होती है जिन्हें हम प्रतिदिन के कार्यों में उपयोग में लाते हैं, जैसे कि घाव पर लगाने वाला मलहम, मच्छर मक्खी तथा कॉकरोच को भगाने अथवा मारने के लिए कोई भी कीटनाशक, मिट्टी का तेल, स्प्रिट। तो किसी भी वजह से जब ये वस्तुएं खाने में आ जाती है तो हमें क्या होती है, किसी भी हादसे की संभावना हो सकती है। जैसे कि जो वस्तुएं का मैंने अभी जिक्र किया, जैसे कि मच्छर मक्खी को भगाने वाला कोई भी कीटनाशक या फिर मिट्टी का तेल या स्प्रिट, यदि इस सब वस्तु यदि आपके खाने में आ जाए या फिर गलती से आप सेवन कर लेते हैं तो कई तरह की क्या होती है, परेशानियां आपके सामने आने लगती है। ठीक है, उसी तरह से जो है किसी जहरीली गैस के श्वसन से, यानी कि कोई जहरीली गैस आप सूंघ लिए हैं, या फिर अनेक विषैले कीड़ों जैसे कि सांप, बिच्छू या पशु के काटने पर जैसे कुत्ता या बिल्ली, या किसी भी घातक रसायन यानी कि कॉस्टिक सोडा के गिर जाने से भी व्यक्ति में विष प्रवेश कर जाता है। इन पर हमें जो है शीघ्र उपचार करना चाहिए। यानी कि कोई भी जहरीली वस्तु यदि आप सेवन कर लिए तो आपके अंदर विष तो जाएगा ही, इसके साथ ही साथ कोई भी जानवर या कोई विषैला कीड़ा यदि काट लेता है तो भी आपके शरीर में विष प्रवेश कर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें उपचार करना है। क्योंकि यदि ऐसी परिस्थिति में हम डॉक्टर का इंतजार करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तब तक हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा देर हो जाए। ऐसी परिस्थिति में हमें देर नहीं करना है और जितना जल्दी हो सके हमें क्या करना है, उपचार शुरू कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इसका बिंदु आई लिख लेंगे। पहले बिंदु में लिखेंगे कि सर्वप्रथम आपको यह ज्ञात करना है कि व्यक्ति ने कौन सा विष ले लिया है, क्योंकि तभी जो है सही उपचार संभव है। यानी कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि व्यक्ति ने कौन सा विष लिया है तब तक आप उसका उपचार नहीं कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन फार्मूला है, आप सभी भी जानते होंगे कि जैसे आपको पता चलता है किसी व्यक्ति ने कोई पॉइजन खा लिया है, विष खा लिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रयास करेंगे उसे कै कराने के लिए, यानी कि उल्टी कराने के लिए, वोमिटिंग कराने के लिए आप उसका प्रयास करेंगे।
आप सबसे पहले ये करना है कि 1 गिलास पानी में जो है 2 चम्मच जो है साधारण नमक मिला दें और नमक मिलाकर उसे पिलाएं। जब रोगी को आप नमक मिलाकर पिलाएंगे तो उल्टी करने लगेगा। यदि उस परिस्थिति के बाद भी यदि उल्टी नहीं करता है तो उससे गले में उंगली डाल करके आप उंगली को जब गले में डालेंगे तो उससे भी उल्टी होने लगता है। और भी बहुत सारे घरेलू उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप जितना जल्दी हो सके उतना उस व्यक्ति को उल्टी कराने का प्रयास करें। जिससे क्या होगा, जैसे व्यक्ति उल्टी करेगा तो जो जहर उसके अंदर गया है वो बहुत हद तक बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जिससे रोगी की बचने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखिए आप दूसरे बिंदु में। कई बार क्या होता है, कोई जैसे कि विषैला गैस, जैसे कि आप बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन तथा अमोनियम, इस गैस से यदि व्यक्ति पीड़ित हो तो जितना जल्दी हो सके उसे उस परिवेश से निकाल कर उसे खुली हवा में रखें और उसके जो श्वसन जो प्रक्रिया, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से उसे कराने का प्रयास करें ताकि उसके शरीर में स्वच्छ हवा प्रवेश कर सके और जितना भी गैस जो है जैसे कि CO, Cl2 या NH3, जैसे कि मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, इन सब गैस से जो शरीर के अंदर प्रवेश किया जितना जल्दी हो क्या हो सके बाहर निकल सके, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे और लिखिए कि तीसरे बिंदु में कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई जानवर काट लिया है, कुत्ता काट लिया है, तो वैसी परिस्थिति में जो टीका होता है उस टीका को तुरंत लगवाने का प्रयास करें। और जिस जगह पर कोई जानवर काटा है, जैसे सांप काट लिया या फिर कुत्ता काट लिया, तो उस जगह पर जो खून जो बह रहा है, खून को रोकने का प्रयास आपको नहीं करना है, खून को बहते देना है। जो घाव हुआ उसे काटने से उस घाव को बस आपको साफ कर देना है और साफ करके खून को बहते देना है, जिससे क्या होगा, जो पॉइजन आपके शरीर में उस जगह से गया है वो खून के माध्यम से निकल जाएगा, जिससे कि बहुत हद तक रोगी को क्या मिलता है, रोगी को आराम मिलता है। उसी प्रकार कुछ जीव ऐसे होते हैं जो डंक मारते हैं, जैसे कि मकड़ी, स्पाइडर, बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियन तथा एक और ततैया इसको बोलते हैं। तो ऐसे जीव क्या होते हैं, वो डंक मारते हैं। वैसी परिस्थिति में यदि कोई किसी ने डंक मार लिया हो तो जो जिस जगह पर डंक को मारते हैं वहाँ पर उसका कुछ एक छोटा सा कण होता है, आप कह सकते हैं डंक, उसका वो शरीर में अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले उस विषैले जीव को, डंक को आपको निकालना है। और स्पिरिट तो सबके घर में रहता है, तो स्पिरिट को रुई में लेकर, कट्टे में लेकर उसको रगड़ेंगे वहाँ पर, जिससे दर्द थोड़ा कम हो जाता है और उस जगह थोड़ा सा हिलाने से भी दर्द कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का उपाय करके आप कोई आपको समझिए कि मान लें कि कोई पॉइजन ले लिया है या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा काट लिया है, तो उससे भी हम प्राथमिक उपचार दे करके रोगी को बहुत हद तक आराम दे सकते हैं। यदि इन सब उपायों के बाद भी यदि रोगी को आराम नहीं मिलता है तो फाइनल आपको क्या है, डॉक्टर के पास संपर्क करना ही है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आप तीसरे में बर्न्स एंड स्कॉल्स, आप लिखेंगे बर्न्स एंड स्कॉल्स। हिंदी में इसे कहते हैं जलना। जलना जो है, जलना को हम लोग मोटे तौर पर 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। 2 भाग कौन कौन है? पहला लिखेंगे कि सूखी गर्मी से जलना, यानी कि बर्न्स बाय ड्राई हीट, जैसे कि आग से जलना या फिर जलती हुई लालटेन या गर्म वस्तु को छू लेना, लू लगना, बिजली के उपकरण से जलना या फिर बिजली के गिरने से, इस तरह का जो जलना होता है उसे हम लोग कहते हैं बर्न्स बाय ड्राई हीट, यानी कि सूखी गर्मी से जलना, ठीक है। और दूसरा होता है द्रव की गर्मी से जलना, यानी कि बर्न्स बाय मॉइस्ट हीट, जैसे कि उबलते पानी, तेल या घी से जलना। जो दूसरे प्रकार का जलना होता है उसे हम लोग परिभाषिक भाषा में क्या कहते हैं, उसे हम परिभाषिक भाषा में स्कॉल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसलिए मैं लिखा था बर्न्स एंड स्कॉल्स। बर्न्स में आप बोल सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप आग से जल जाते हैं या फिर कोई जलती हुई चीज़ से जल जाना, उससे हम लोग कहते हैं बर्न्स। और जो लिक्विड से जलते हैं उससे हम लोग कहते हैं स्कॉल्स, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं है। तो इन दोनों प्रकार का जो जलना होता है, इन दोनों प्रकार के जलने में जो प्राथमिक उपचार दी जाती है, प्राथमिक उपचार एक तरह की ही होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जलने की स्थिति में सबसे पहले जो है, जो उसके रोगी के बदन के कपड़े जो हैं
यदि होता क्या है, जलने के बाद जो कपड़े जो है बदन में चिपक जाते हैं, तो उसे बलपूर्वक आपको नहीं खींचना है। यदि संभव हो, उतारने लायक हो तो उसे उतार करके हल्के कपड़े पहना दे, नहीं तो बल प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। यदि शरीर पर जो है फफोले हो गए हैं तो फफोले को फोड़ना नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है। रोगी को जो है किसी साफ एवं स्वच्छ कपड़े से ढक सकते हैं। यदि आग लग रही हो तो रोगी को जमीन पर डालकर किसी कंबल वस्त्र से क्या करें, लौटने दे, जिससे कि आग बुझ जाए। जैसे कि शरीर में आग लग गई है तो बहुत लोग क्या करते हैं, आग लगने में इधर तो भागने लगते हैं। भागना नहीं है, जमीन पर लौट करके जितना जल्दी आप लौटेंगे उससे आग बुझने का आग जल्दी बुझ जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति को भी आग लग गई है तो आप क्या करें, उसको किसी कंबल से ढक दे या फिर उससे कहीं जमीन पर लौटने के लिए, जिससे कि जो है क्या हो, आग बुझ सकती है। ठीक है। यदि किसी गर्म जो है द्रव पदार्थ से यदि व्यक्ति जल गया हो तो उसे तत्काल बहुत अधिक पानी से भिगो दे और पानी डालने की प्रक्रिया जो है काफ़ी देर तक जारी रखें। जिसे कोई लिक्विड से जल गया, जैसे कि तेल से या घी से किसी चीज़ से लिक्विड जल गया है, तो कोशिश करें उसे पानी के अंदर डाल दे या पानी से पूरा शरीर भिगा दे और बहुत देर तक जो है पानी देने की प्रक्रिया जारी रखें। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे मार्केट में क्रीम आते हैं, दवा आते हैं, जिसका भी आप जले हुए स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें हम एंटीसेप्टिक क्रीम के नाम से जानते हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे, सेवलोन आता है, बर्नॉल है, और भी कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि जलने पर प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, जलन कम हो जाती है। चलिए ठीक है। अब आप लिखिए ड्राइंग। ड्राइनिंग क्या होता है? ड्राइनिंग को होता है पानी में डूबना। एक और शब्द है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग। एक होता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है चित्र बनाना या आकृति देखना, ये है ड्राइंग। ड्राइंग और ड्राइंग में बहुत अंतर है, इसको आप लोग अलग याद कर लेंगे। ड्राइंग मतलब होता है पानी में डूबना, और ड्राइंग का अर्थ होता है चित्र बनाना या फिर रेखा चित्र की आकृतियाँ बनाना। ठीक है। अभी जैसे कि जो वर्तमान का परिचित समय चल रहा है, बरसात, वर्तमान क्या है, बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में जो है तालाबों में या गड्ढों में पानी भर जाता है, तो डूबने की जो है, पानी में डूबने की प्रक्रिया बहुत आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा हो जाता है, घटनाएं ज़्यादा होने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको काम ये करना है कि डूबे हुए व्यक्ति को पानी से बाहर निकालना है, क्योंकि पानी से बाहर निकालने के बाद ही आप उसे प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। पानी में तो दे नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले आपको उसे प्रयास करना है पानी से निकालने के लिए। और पानी से निकालने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसके मुंह में या गले में मिट्टी अथवा कोई अन्य चीज़ चली गई हो तो पहले उसे साफ कर दें। पहले उसका मुंह देखेंगे। कई बार क्या होता है कि डूबने की वजह से मुंह में जो है पानी में जो अवशिष्ट होते हैं उसके मुंह में चला जाता है, तो सबसे पहले आपको काम ये करना है, उसके मुंह को देखना है, जो भी चीज़ें उसके अंदर चली गई उसको बाहर निकालना है, साफ कर देना है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके उपरांत जो है व्यक्ति को पेट के बल लिटाकर उसका मुंह एक तरफ कर देंगे। ठीक है। और उसकी पीठ पर जो है अपने दोनों हाथों का दबाव बनाकर फेफड़ों से पानी बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। उसके उपरांत जो है उसके लिए जो है आप कृत्रिम श्वास द्वारा भी प्राथमिक उपचार कर देंगे, जिससे कि यह प्रक्रिया रोगी के होश आने तक भी आप शुरू रख सकते हैं। कृत्रिम सांस कैसे देना है हमने कल के वीडियो में चर्चा किया था, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद होगा। तो इस प्रक्रिया में भी आप उसे कृत्रिम सांस दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, रोगी के जो गीले वस्त्र हैं, गीले वस्त्र को उतारकर उसे साफ तौलियों से पोंछकर सूखे और गर्म कपड़ों से ढक दीजिए। यदि उपलब्ध हो तो वहाँ पर गर्म पानी की थैली भी उसके शरीर से लगा सकते हैं, उसको कुछ गर्मी मिल सके। ठीक है। और उसके बाद जो ही रोगी जो है इस स्थिति में आ जाए कि वह मतलब कोई चीज़ को खा सके, ले सके, तो उसे गर्म पेय पदार्थ दीजिए और उसे आराम करने दीजिए। यानी कि जब रोगी को होश में आया था, आपको ये लगता है कि वो कुछ खा पी सकता है, तो कुछ गर्म पेय पदार्थ जैसे कि चाय, कॉफ़ी उसे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे कि उसको कुछ राहत फील होगा, कुछ आराम उसे महसूस होगा। चलिए ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं फ्रैक्चर्स के बारे में। ठीक है, हमें दे दीजिए फ्रैक्चर। फ्रैक्चर यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं अस्थि भंग।
अस्थि भंग यानी कि आपकी जो शरीर की जो एनाटोमी है, जो हड्डी है, उसका टूट जाना, उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। अस्थि भंग होने के यानी कि फ्रैक्चर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि राह चलते गिर जाना, या छत पर से गिरना, या किसी धक्के से, या फिसल कर गिर जाना, या फिर कहीं दब जाना। कई सारे कारण हो सकते हैं आपके, मतलब कह सकते हैं कि अस्थि भंग होने के, फ्रैक्चर होने के। इन सब के प्रभाव में क्या होता है, दर्द, सूजन और ग्रस्त भाग की विरूपता इस पर निर्भर करती है कि चोट कहाँ और कितनी लगी है। यानी कि जो रोगी को दर्द होता है, जो परेशानी होती है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसे जो है किस जगह पर दर्द, किस जगह पर जो है उसका फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, जैसे कि सिर में, कूल्हे पर तथा बाँह और टांगों पर जो है फ्रैक्चर होने पर अधिक तकलीफदेह और दुखदायी होती है, जबकि उंगलियों में यह इतनी खतरनाक नहीं होती। यदि आपका उंगली फ्रैक्चर कर गया तो उतना तकलीफ नहीं होगा जितना कि आपका कूल्हा या फिर आपका पैर, हाथ या सर में कोई फ्रैक्चर होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें आगे आप लिखिए कि प्राथमिक उपचार में तो रोगी को केवल इतनी सहायता देनी होती है कि उसे अस्पताल लेकर जाया जा सके, क्योंकि फ्रैक्चर की स्थिति में आप उसे बहुत ज़्यादा प्राथमिक उपचार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपचार देने जाएंगे तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। क्योंकि तकलीफ क्या होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। आप सभी ने भी शायद देखा भी होगा, किसी को यदि फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या होता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो इस परिस्थिति में जो है प्राथमिक उपचार थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, उसे पहले तो रोगी को बहुत ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, और जिस परिस्थिति में है उसे ऐसे रखना चाहिए। और यदि उसके कंधे पर चोट आई है तो आप तिकोनी पट्टियों द्वारा, जिसे मेडिकल की भाषा में स्लिंग कहा जाता है, स्लिंग की सहायता से उसे अधिक घूमने या हिलने से रोक सकते हैं। आप उसे बांध सकते हैं ताकि वो हिल डुल नहीं सके। ठीक है ना। यदि हाथ या पैरों में यदि कोई फ्रैक्चर हुआ है तो वैसी स्थिति में आप खपचियों द्वारा, खपची क्या होता है, एक तरह का एक लकड़ी का होता है जिसको रख करके क्या कहते हैं, कस का पट्टी बांध दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, रोगी का हाथ जो सीधा, मान लो कि हाथ फ्रैक्चर हो गया तो हाथ को इसे सीधा करके इस पर खपची रख करके उसको बांध दिया जाता है। पैर में हुआ है तो पैर में उसी तरह खपची यानी कि लकड़ी का एक तख्ता रख करके उसे बांध दिया ताकि पैर सीधा रह सके, वो मुड़े नहीं। और जितना जल्दी हो सके रोगी को क्या करना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए। आप प्राथमिक उपचार में बस इतना कर सकते हैं कि उसे अस्पताल पहुंचा देंगे, और जहां तक हो सके, जहां पर उसे चोट लगी है या फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर हो चुका है तो उसे आप खपची का प्रयोग करके बांध के उसे आप हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम और बात करते हैं अदर एक्सीडेंटल सिचुएशन। ये तो कुछ आपके इम्पोर्टेंट थे, और भी बहुत सारे चीज़ें क्या होती हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम उस सबको जो है अदर एक्सीडेंटल सिचुएशन में रखे हैं। इसमें आप लिखेंगे कि दुर्घटना में कुछ स्थितियां ऐसी होती है जो कि बहुत भयानक तो नहीं होती, लेकिन उनका तत्काल उपचार करना आवश्यक होता है। सामान्य जानकारी से जो है रोगी को काफ़ी आराम मिल सकता है। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो तो बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत विकराल तो नहीं होती है, लेकिन उसका जो है प्राथमिक उपचार करना बहुत ही जरूरी होती है। उसको हम लोग कहते हैं अदर एक्सीडेंटल सिचुएशन, वो से रखे हैं। जैसे कि आपकी आँख है, आँख में क्या होता है, धूल, रेत या कोयले का टुकड़ा या फिर कोई कीड़ा, छोटा कीड़ा कई बार आँखों में चला जाता है। उस परिस्थिति में क्या करना है, ये अब उस परिस्थिति में अब तो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, उसमें आपको प्राथमिक उपचार ही करना है। तो प्राथमिक उपचार आप क्या कर सकते हैं, आप जो है आँख में पानी का छींटा मारेंगे, पानी से धोएंगे, या फिर जो आपकी आँखें जो पलके जो है उसे उठा कर साफ करके देखेंगे, या फिर सूखा कपड़ा या फिर रुई से उस कीड़ा को निकालने का प्रयास करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आँख को किसी भी स्थिति में रगड़ना नहीं है। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो कोई भी आई मलहम, जो आँख का जो क्रीम होता है, आँख का जो मलहम होता है, आँख का जो ड्रॉप्स आता है, वो ड्रॉप्स को आँख में डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो आँख में जो कीड़ा या कोई टुक्का चला गया है पहले उसे निकालने का प्रयास करें। पानी सबसे बढ़िया माध्यम है। पानी का छींटा आँख को मारेंगे तो क्या होगा, जो भी चीज़ आँख में गई होगी वो बाहर निकल आएगी। चलिए ठीक है।
दूसरा होता है कान। बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो अक्सर जो है खेलते समय कान में कुछ रख लेते हैं, या लकड़ी से क्या करते हैं, कान करने से वो कई बार चीज़ें कान में ऐसी कोई बीमारियाँ हो जाती है, परेशानियाँ हो जाती है। तो आपको तो पहले ये करना है, सभी बच्चों को सिखाना है कान में कोई भी लकड़ी या तिनका वो नहीं डालें। या कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि कभी सोते समय कान में कई बार कीड़ा चला जाता है, कान में कोई मच्छर चला गया, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं। बहुत लोग जो बहुत घरेलू उपाय करते हैं, तो सबसे सटीक उपाय है जो आप आजमा सकते हैं। कान में क्या करें, जब ऐसा कोई चीज़ चला जाए तो आपको अगर सर को तिरछा करें तो या तो बाहर निकल जाएगा। यदि उस परिस्थिति में बाहर नहीं निकल रहा है तो आप हल्का सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो पानी से क्या होगा, कीड़ा ऊपर आ जाएगा। फिर ऐसे कान को तिरछा करेंगे तो चीज़ें पानी के साथ वो फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ऐसे दूसरा आप लिखेंगे नाक। यदि नाक में कोई चीज़ चली जाए, अधिकतर क्या होता है बच्चे खेलते खेलते नाक में कुछ डाल लेते हैं, या फिर कोई भी परिस्थिति नाक में कुछ चला जाता है, तो यदि नाक के एक भाग में कुछ गया है तो एक शिरा को बंद करके, जिस शिरा में मतलब कुछ गया है तो दूसरे शिरा को बंद कर लेंगे, या बाहर तेजी से हवा निकालेंगे, तो जिससे क्या होगा, फंसी हुई चीज़ जो है वो भी आसानी से बाहर निकल जाएगी। यदि उस परिस्थिति में भी बाहर नहीं निकल आता है तो कुछ ऐसे चीज़ जैसे कि नसवार या नौसादर की सहायता से जो है रोगी को छींक दिलवाएं। जब छींक आएगी तो छींक के साथ वो चीज़ें क्या होगी, वस्तु जो नाक में चली गई है वो आसानी से बाहर चली जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लिखिए, चाकू या ब्लेड से कट जाने पर। जैसे कि मैंने आपको ब्लेडिंग में आपको बताया था कि कभी कट जाता है या खून बहने लगता है, तो आप इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। तो चाकू या ब्लेड से यदि कुछ कट जाता है तो इसका उपचार भी ऐसे ही करें जैसे कि मैंने ब्लीडिंग में आपको बताया था। तो कई बार क्या होता है कि कांच के टुकड़ा से या कुछ ऐसे चीज़ों से कट जाता है, खासकर एक्सीडेंट वगैरह, जब बस उसका एक्सीडेंट होता है तो कांच का टुकड़ा जो है कई बार शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और उससे कट जाता है। तो उस परिस्थिति में क्या करना है, उस परिस्थिति में आपको सबसे पहले उन कांच के टुकड़ों को निकालना है। कांच के टुकड़ों को निकाल करके सावधानी से निकाल कर उस जगह को साफ करके धूल मिट्टी को साफ करेंगे, उसके बाद उस पर क्रीम या कोई चीज़ लगाएंगे। ठीक है। चलिए अब आज के क्लास के अंतिम 2 बिंदु पर बात करते हैं, यानी कि नो अबाउट ऑल इंजरी ऑफ द विक्टिम एंड सेव द विक्टिम फ्रॉम शॉक। आप सभी को यदि याद होगा जब हमने टॉपिक शुरू किया था, यानी कि प्राथमिक सहायता के लिए अभिशंसित पदक्रम, तो इसमें हमने 4 बिंदुओं पर आपसे कहा था कि हम बात करेंगे। जैसे 2 पर हमने बात कर लिया कि संबंधित व्यक्तियों को सूचित करना, और दूसरा आपका था कि उपचार की प्राथमिकताएं निश्चित करना, और तीसरा आपका है रोगी की चोटों के बारे में जानना है उसका, और चौथा आपका है चोटग्रस्त व्यक्ति को सदमे से बचाना, यानी कि सेव द विक्टिम फ्रॉम शॉक। तो आप लिखेंगे 2 तो आपने पहले से बना लिया था, आप तीसरे बिंदु में लिखिए नो अबाउट ऑल इंजरी ऑफ द विक्टिम, यानी इसे हिंदी में आप कहेंगे रोगी की चोटों के बारे में जानना, यानी कि आप क्या करते हैं, ऑल इंजरी के बारे में जान रहे हैं। किसका, विक्टिम का, यानी कि रोगी। विक्टिम यानी कि रोगी होता है। ठीक है। तो इंजरी मतलब होता है तकलीफ या दर्द, जो भी घटना होती है चोट से लगा उसे हम लोग इंजरी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए ठीक है। इसमें आप सभी को लिखना है कि जिस समय कोई दुर्घटना घटती है तो सभी की दृष्टि सबसे पहले उसी चोट की ओर जाती है जो अति खतरनाक दिखता है। ये कॉमन सेंस है, आप सभी को भी होता है। जब कोई दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है, उस जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लगा है। तो प्राथमिक सहायता भी उसी चोट के उपचार में लग जाता है, जबकि जो है चोटग्रस्त व्यक्ति को कई चिंताजनक और भी चोटें हो सकती है। अतः जो है तत्काल प्राथमिक सहायता के बाद अन्य चोटों की भी जानकारी आपको करना है। इसमें चाहे बाद में ही सही रोगी को अन्य उपचार भी समय पर मिल सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि नो अबाउट ऑल इंजरी की यहाँ बात हो रही है। एक इंजरी की बात नहीं हो रही है, सारे की बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है। जब कोई दुर्घटना होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि किसी का सर फट गया है, हाथ कट गया है, तो पहले हम उसी को देखते हैं, इलाज उसका शुरू कर देते हैं। सही भी है, होना भी चाहिए। लेकिन उस इलाज के बाद बाकी और रोगी से पूछ करके या हमें खुद जानकारी लें कि बाकी और कहाँ कहाँ उसे चोट लगा है,
उसके बारे में भी हमें जानना है, यानी कि ऑल इंजरी के बारे में जानना है रोगी की। ठीक है ना, ये भी एक प्राथमिक उपचार के अंतर्गत ही आता है। चलिए चौथा क्या है, सेफ द विक्टिम फ्रॉम शॉक। इसके बारे में हम कल भी बात किए थे, शॉक के बारे में मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो होता क्या है कि सदमा जो है प्राथमिक सहायता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसका मनोवैज्ञानिक असर चोटग्रस्त व्यक्ति पर पड़ता है और चोट की तकलीफ को सहन कर अपने भविष्य की वो चिंता में लग जाता है। होता क्या है, यदि किसी व्यक्ति को, जिसे रोगी या विक्टिम है, उसे चोट लग गई है, तो क्या करे, इतना ज़्यादा वो सोचने लगता है, सो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगेगा, अपने बारे में सोचने लगेगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो ऐसे से क्या होता है, वो सोचने से उसे सदमा लग सकता है, शौक लग सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें करना क्या है, हमें उसे जो है मोटिवेट करना है, उसे बताना है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। यदि हम उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए कि सांप के काटने की यदि हम बात लेते हैं, तो रोगी केवल सांप के काटने के भय से ही क्या होता है, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है और कभी कभी मर भी जाता है, जबकि सांप उसे काटा भी नहीं रहा था। केवल सांप को देख लिया तो उसको ये लगने लगता है कि हमें सांप ने काट लिया है। एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है इसके ऊपर। स्टोरी क्या कहें कि एक रियल घटना ही है, आप सभी ने भी शायद सुना होगा। डॉक्टर जो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अनुभव करने के लिए कि रोगी क्या सही में मृत्यु हो सकती है क्या बिना सांप के काटे हुए, और उसी सांप के पॉइजन से। यानी क्या हुआ, जैसे कि एक सांप है, मान लीजिए बहुत विषैला सांप है, करैत है, गेहुआ है, बहुत सा सांप है, तो वो सांप यदि किसी व्यक्ति को नहीं काटा, केवल उसके सामने आ गया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसी सांप के जहर से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो डॉक्टरों ने क्या किया, एक रोगी को लाया जिसको क्या था कि अगले दिन फांसी देने वाले थे, यानी कि उसको मारना ही था। तो एक्सपेरिमेंट के लिए उसको लाया गया और उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक, काश में बहुत ही डेंजर सांप ला कर रखा गया और कहा गया कि अब तुम्हारा जो है सजा में परिवर्तन कर दिया गया है, तुम्हें अब सांप से कटवा कर मारा जाएगा, यानी कि तुम्हें अब फांसी नहीं दी जाएगी। सामने सांप था फन निकाले हुए, जैसे उसके पास सांप आया, कहा गया आपको सांप से कटवाया जाएगा, लेकिन उसके पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और सांप को वहाँ से हटा लिया गया है और 2 अल्पिन जो होता है उस पिन को उसके हाथ में चुभाया गया। जैसे कि सांप काटता है तो उसका 2 दांत चुभ जाता है, उसी तरह 2 पिन को जो है वो उसके हाथ में हल्का चुभाया गया। देखा क्या गया, उसके कुछ देर बाद ही रोगी की मृत्यु हो गई। जब उसका जांच किया गया तो पता चला कि वही सांप का जहर उसके अंदर आ गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका मन जो है ये मान लिया कि अब मुझे सांप काट लिया है, उसका शरीर जो है, उसका शरीर अपने आप उसका जहर उसके शरीर में तैयार कर लिया और उस रोगी की मृत्यु हो गई। तो हमें क्या करना है, जैसे कि सांप को यदि कोई व्यक्ति को काट भी लिया है तो हमें उससे बार बार आश्वासन देना है, यानी कि उसे बताना है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और जितना जल्दी हो सके उसे प्राथमिक सहायता देते हुए उसे क्या करना है, किसी डॉक्टर के पास ले जाना है ताकि वो व्यक्ति जो है बेहतर तरीके से ठीक हो सके। चलिए ठीक, आगे इसमें लिखेंगे आप कि प्राथमिक सहायता से पीड़ित व्यक्ति को उतनी सहायता अवश्य मिल जाती है कि वह किसी डॉक्टर के पास पहुंचने तक का समय सुरक्षित निकाल सके। फर्स्ट एड से क्या होता है, प्राथमिक सहायता से हमें ये फायदा होता है, रोगी को उतना समय तो जरूर मिल जाता है कि वो आसानी से किसी डॉक्टर के पास जा सके। प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण जो है आजकल, आज की समय की बात करें तो हर जगह दिया जाता है, हर सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में। यह प्रशिक्षण सभी को लेना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए आपके DLED सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में भी हमें प्राथमिक सुरक्षा पढ़ना है। तो इसके लिए हमने, चूँकि ये टॉपिक था लंबा, तो इसलिए हमने 2 पार्टों में इसका वीडियो का निर्माण किया। ये दूसरा पार्ट था जिसमें हमने कुछ रोगों के बारे में, उसके उपचार के बारे में जाना। उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा प्राथमिक सुरक्षा के बारे में।
यदि कोई भी प्रश्न आता है तो चूंकि आप नोट्स भी साथ साथ बनाते चले हैं तो बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम में इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। हम अगले क्लास में जो है DLED सेकेंड ईयर के बाकी यूनिट को आप सभी के बीच लेकर आएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।